सुप्रभात। लेसन नंबर 2 हिंदी वितान का आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आनंद नाम का लड़का है वो सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के द्वारा बताई गई हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता है। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ आगे पीछे आता जाता है। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, बच्चा भी पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करने लगा। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी बच्चे को उसी समय चल जाता। अब देखिए, इन कविताओं के साथ खेलते हुए उसे दो शक्तियाँ प्राप्त हुईं। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए और दूसरे काम करते हुए। अकेलापन का पहले तो एहसास बहुत खटकता था खेतों में। किसी के साथ बोलते गपशप करने का मन करता था, लेकिन जब से कविता पढ़ने लगा तब से अकेलेपन का एहसास उसे नहीं हुआ। उल्टा अब तो उसे ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था और मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काडेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरिते पाढ़री गाथा धरड़ी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई। एक चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना था केशव करड़ी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6वीं 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इस कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य होता है, और मुझे लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। किसको लगा? आनंद जो नाम का लड़का है, उसे लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अगर अपने मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मनुष्य हर कार्य कर सकता है। मनुष्य जो है जीवों में सबसे बड़ा है, सबसे समझदार है। अब इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यानी कि प्राकृतिक दृश्यों से वो कविता बनाने की सोचने लगे। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल
रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर जी को दिखा आता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज टूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं। अलंकार भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आनंद नाम का जो लड़का रहता है, पढ़ने के लिए पूरे जीवन उसे जूझना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उससे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें इतनी सच्ची लगन और श्रद्धा है कि वह अपने लगन के बल पर ही एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है। और कवि भी कौन है, तो जो इसके लेखक हैं वही हैं। वही लेखक जो हैं इस पाठ के जूझ, वही अपने बारे में अपनी ही आत्मकहानी इसमें लिखे हुए हैं और जिसको हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में जूझ नामक पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।